नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग कहानी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिकों के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 कुमाऊं में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने विज्ञान स्नातक की डिग्री ली। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। आपकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह में से हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हमजाद। व्यंग्य संग्रह में एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, नेताजी कहीं। तो वहीं संस्मरण संग्रह में लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मनोहर श्याम जोशी जी की लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग पीढ़ी अंतराल के द्वंद्व को उभारती है। तो ये कहानी प्रारंभ होती है एक कार्यालय से, जहां दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का जरूर निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है, और इसी मजाक के अंतर्गत वह भी अपने कार्यालय के लोगों से थोड़ी बातचीत करने के लिए रुकते हैं। परंतु उसी दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा जी, जिनकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी अर्थात उनकी पुरानी घड़ी, जिसको वह चूनेदानी कहकर मजाक उड़ाता था, उसका हाल पूछा। पंत जी ने भी जवाब दे दिया। अब वो इस तरह के फिक्रों पर क्रोधित नहीं होते। चड्ढा जी ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उन्हीं की तरह पुरानी हो गई है। उनका मानना है कि हम पुराने चाल के तो हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की, लेकिन अभी तक यह सही समय बताती है, एकदम सही समय। इस तरह से जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर जी को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे, चूंकि वे भी वहीं के रहने वाले थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर अपने घर में रख भी लिया और यशोधर बाबू को कपड़े बनवाने और घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपए भी दिए। इस तरह की स्मृतियों में यशोधर जी खो गए। तभी चड्ढा जी की आवाज से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, Now let me see, I was married on 6th February 1947. मेनन ने बताया कि अरे वाह, तब तो आपकी आज सिल्वर वेडिंग है, और उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को गोरे साहबों की चोंचले बताते हैं।
लेकिन चड्ढा जी कहाँ मानने वाले थे। चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए दे देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपगपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से भी मिल लेते। इस तरह से घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। और इसका एक कारण यह था कि आजकल उन्हें अपने परिवार के लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। आज यशोधर जी जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहां 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं था, और वे तो यहीं बसे रहना चाहते हैं। इसलिए जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तो उन्होंने जो बचे हुए क्वार्टर्स थे उनमें से एक क्वार्टर अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि किशनदा उनके यहीं आसपास हैं। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपए प्रति माह वेतन देती थी, जबकि इतने दिन नौकरी करने के बाद अब यशोधर बाबू को 1,500 रुपए वेतन मिलते थे। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS बनने की तैयारी कर रहा था। पहली बार जब उसने IAS का एग्जाम दिया था तो उसे एलाइड सर्विसेज में नौकरी मिल गई थी, परंतु उसको एलाइड सर्विसेज में नहीं जाना था, और यह भी यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है, साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से तो खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। दोनों पीढ़ियों के अंतराल में एक भारी अंतर नजर आता है। यशोधर की पत्नी वहीं संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर बाबू ने भी उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। इसीलिए शायद अब यशोधर बाबू की पत्नी बच्चों का पक्ष लेती है और खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर जी की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे शालियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करें तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। इसीलिए उन्हें अपनी पत्नी का इस तरह से आधुनिक बनना
बेटी की सलाह पर भी समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता था। यशोधर जी ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की, क्योंकि किशनदा ने स्वयं तो मकान खरीदा नहीं। उनका मानना था कि यहाँ किराए पर रहो और रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाओ। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे और उनके साथ उनके घर के 2 परिवार और भी रहते थे। तो किशनदा कुछ समय तो किराए के मकान में रहे, फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। किशनदा के एक बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछने पर उत्तर मिला, जो हुआ होगा। यशोधर जी यह जानते थे कि बाल बच्चे न होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो हुआ होगा से ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वे किशनदा से विरासत में मिला फिक्रा याद रखकर संतोष कर लेते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह भी स्वीकार करते थे। यशोधर जी को लगता था कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते और उनके सिद्धांत, उनके आदर्श किशनदा के थे। वे मकान भी नहीं लेंगे, क्योंकि किशनदा का मानना था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। तो यशोधर बाबू भी इस बात को आज भी सही मानते हैं, जबकि उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर परिवार के अनेक लोगों का भी हक है। परंतु उन्हें मन ही मन में यह विश्वास है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे, क्योंकि ऐसा किशनदा कहते थे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी जी की याद आ गई। तभी उन्हें यह भी याद आया कि उनकी चिट्ठी से पता चला था कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन तो हद ही हो गई, जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। इसका मतलब हुआ कि यशोधर बाबू की पत्नी मानती थी कि यशोधर पंत को दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में इस तरह से डूबे रहना अच्छा नहीं लगा। फिर मन में यह भी ख्याल आया कि ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है, और मन ही मन वह निश्चय करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ठीक से ध्यान लगाऊंगा। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना,
रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सभी कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते रहते हैं। बच्चों का मानना है कि जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो वे उनसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी तो आपस की लड़ाई ही इतनी हो जाती थी कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन सब कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यह somehow improper मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? क्योंकि यशोधर बाबू को अपने बेटे की कमाई की कोई जरूरत नहीं है, परंतु वे चाहते थे कि उनका बेटा उनसे यह आग्रह करे कि वे उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल लें। वे यह भी चाहते थे कि उनका बेटा सामान लाए, लेकिन उनका बेटा सामान लाता भी था, परंतु जिस तरह से वह अपने लाए हुए सामान का धौंस जमाता था वह कहीं न कहीं यशोधर बाबू के मन को कचोट जाता है। वह हर चीज पर अपना हक समझता था, यहाँ तक कि जब वह टीवी लाता, फ्रिज लाता तो घर में एक हिदायत दे देता, मेरा टीवी है, इसे कोई ना छुआ करे। और यही सब बात यशोधर बाबू को somehow improper मालूम होती थी। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। क्यों? क्योंकि घर के बाहर कार थी, स्कूटर थे, मोटरसाइकिलें थीं, लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बांह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था और यशोधर बाबू को यह सब somehow improper लगता था। यशोधर जी चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर जी ने भी शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा तक नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने जानबूझकर पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए। ध्यान करते करते जब उन्हें किशनदा का मुख दिखाई देने लगा तो उन्होंने किशनदा से पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा कह रहे थे, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं।
यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इसी बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे यशोधर बाबू के इस तरह से बैठक में आ जाने के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। यशोधर के द्वारा ना नुकुर किए जाने पर भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बताता है कि मैं आपके लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाया हूँ और कहता है कि सुबह दूध लाने के साथ समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं और बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन भी लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के मूल तत्वों और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।